नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार को हम प्रस्तुत करते हैं सप्ताह की बात कार्यक्रम। सप्ताह की बात कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं देश दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता। वे बताते हैं कि पिछले सप्ताह की देश और दुनिया की घटनाओं का क्या असर हुआ है, आम जनता पर उनका क्या असर पड़ने वाला है और आगे भविष्य में इन घटनाओं का क्या होगा। हमारे साथ सलीम खान जी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र और बिहार को लेकर एक नई चर्चाएं हो गई है जब से चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का कहा है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि 60 लाख मतदाताओं को निकाल दिया गया था मतदाता सूची में से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल वहां पर सरकार बना पाए। ऐसा ही कुछ करतब बिहार में होने वाला है। 28 दिन के अंदर पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का चुनाव आयोग ने कहा है कि जबकि पिछली बार की गई थी पुनरीक्षण तो 2 साल लगे थे। हम चाहेंगे कि इस पर भी प्रकाश डाले। साथ ही रूस और यूक्रेन का युद्ध तेज हो गया है। ट्रंप ने फिर से सीज फायर को लेकर अपना दावा जताया है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी और इजराइल और ईरान के बीच भी। इस पर भी प्रकाश डालें डॉक्टर सलीम खान। तो शुक्रिया मंत्री जी। आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया और उसको बिहार से रिलेट किया। दरअसल महाराष्ट्र में इलेक्शन में जो घपलेबाजी हुई उसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, और जो कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी, पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरफ ध्यान दिया या उसके लिए मजबूर हुई है। और बिहार में बीजेपी वाले ये कह सकते हैं कि क्योंकि इस तरह का आरोप उन पर न लगे इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये सब कर रहा है, लेकिन ये कि इनकी नीयत क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हो सकता है कि इसके बहाने ये अपने विरोधियों के बहुत सारे वोट काट दें। तो ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, आपने कहा यूक्रेन और रूस की जंग का जो है वो तेज हो जाना, ये बहुत बुरी बात है। वैसे भी दोनों तरफ तकरीबन 1 लाख फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं, और जख्मियों की तादाद रूस के अंदर 10 लाख मौत और उसकी है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, और इसी तरह की तादाद जो है वो यूक्रेन में भी है। तो बहुत बड़ी तबाही इस जंग के ज़रिए से आ रही है, हालाँकि हमारे देश में उस पर ज़्यादा जो है वो चर्चा नहीं होती। जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, वो खुद क्या कहते हैं और किस तरह से बदल जाते हैं, इसलिए अब मेरा ख़्याल है कि दुनिया में कोई भी उनको जो है वो सीरियस नहीं लेता, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, और वो जो कुछ कहते हैं उससे प्रभावित नहीं होता। मैं 3-4 और छोटी-छोटी खबरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जगन्नाथ यात्रा चल रही है, जगन्नाथ रथ यात्रा। इसमें जो है वो 3 लोगों की मृत्यु की खबर आई। देखिए ये जो वाक़या हुआ, दुखद वाक़या, ये हमको बताता है कि ये जो डबल इंजन सरकार है उड़ीसा की, उसने उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार से कोई सबक नहीं सीखा। इसके बारे में बीबीसी ने बहुत विस्तृत रिपोर्ट बताई और बताया कि 37 के बजाय 82 लोग जो है वहाँ पे मारे गए, उसका सबूत है उसके पास। इन्होंने उसको छुपाया और कुछ लोगों को 25 लाख के बजाय 5 लाख कैश पकड़ा दिया। और ये बातें भी चर्चा में आई कि ये जो दुर्घटना हुई कुंभ में, उसके कई कारण थे। एक कारण ये था कि सारा जो व्यवस्था थी वो कुछ खास लोगों, वीआईपी लोगों के पीछे थी, एडमिनिस्ट्रेशन, और आम लोगों की तरफ से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। अब यहाँ भी 10,000 से ज़्यादा लोग जो है वो सरकार कह रही है कि हमने वहाँ पे तैनात किए थे। भाई आपने 10,000 से ज़्यादा लोगों को तैनात किया, लेकिन वो वही वीआईपी लोगों को जो है वो डायरेक्ट अंदर ले जाके दर्शन करवा रहे थे, और बाकी जनता की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। इसमें जो एक बहुत दुखद बात है वो ये कि ये दुर्घटना तीसरे दिन हुई। देखिए पहले दिन जो है वो तकरीबन 700 लोग बीमार हो गए, एक की हालत नाजुक थी। फिर उसको दूसरे दिन फिर लोग ही कम आए, 10-20% कम आए। लोगों ने खुद ही सोचा कि हमको जो है वो भीड़ में नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद 650 लोग जो है वो बीमार हो गए भीड़-भाड़ की वजह से, और उसमें 9 लोगों की हालत सीरियस हो गई। यानी सरकार को बार-बार अलार्म मिल रहा था कि ये जो क्राउड है इसको मैनेजमेंट कर के लिए सीरियस होना चाहिए। लेकिन सरकार सोती रही, मोदी जी ट्वीट करते रहे, और फिर तीसरे दिन ये दुर्घटना हो गई।
तो ये बहुत बुरी बात है कि आप जो है वो लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन ये कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं उसको फिर छुपाने की कोशिश करते हैं और वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम उसकी जो है वो तफ्तीश करेंगे और उसका कारणों का पता लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और एक और खबर आई है जो बहुत सीरियस है। ये जिस तरह से कि बीबीसी की खबर आई थी जिसने सच्चाई को पेश किया, लेकिन उससे उल्टा पुंछ में जो है वो एक स्कूल के टीचर थे, 20 साल से वो एक मदरसे में पढ़ाते थे। उनको जो है वो एक शेल आकर के लगा पाकिस्तान से और वो जो है वो उसमें वो उनकी शहादत हो गई, मौत हो गई। तो हमारे जो ज़ी चैनल है, ज़ी और न्यूज़ 18, उन्होंने कह दिया कि एक आतंकवादियों को मार दिया हमने। और उसकी खबर चला दी। तो अब वहाँ की जो हाई कोर्ट है पुंछ की, उसने इन दोनों को नोटिस दिया है कि आपने एक शरीफ इंसान को, एक स्कूल टीचर को जो 20 साल से वहाँ पढ़ा रहा है, उसको जो है आपने उसकी मौत से संवेदना व्यक्त करने के बजाय उसको आतंकवादी बना के अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की। तो ये एक सीरियस चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि अगर वाक़ई कोर्ट इन लोगों को सज़ा देता है और कड़ी सज़ा देता है, मतलब ऐसी है कि भाई आप माफ़ी माँग लो और ये किसी ऐसे वक़्त में आके माफ़ी माँग ले जब कोई देख नहीं रहा है, तो बात नहीं बनेगी। इन चैनल्स को अगर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, तब हो सकता है कि इनकी अकल ठिकाने आए, इसलिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है, लोगों को बदनाम करना और उसके ज़रिए से जो है अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश करना। महाराष्ट्र में एक और इश्यू इस दरमियान में आया और वो बहुत सीरियस इश्यू था। देखिए भाषा का विवाद जो है वो तमिलनाडु में तो हमेशा से रहा है, तमिल और हिंदी का विवाद। लेकिन महाराष्ट्र में ये कभी नहीं था। महाराष्ट्र में जो है वो हिंदी भी चलती है, गुजराती भी चलती है, उर्दू भी चलती है, मराठी भी चलती है, सब चलती है। अब बीजेपी को चाहिए था कि वो तमिलनाडु में जो ये भाषा का विवाद है इसको कम करती, लेकिन उसने उल्टा कर दिया। उसने महाराष्ट्र में ये विवाद शुरू कर दिया और उसका बहुत कड़ा विरोध होना शुरू हुआ। तो पहले तो इन्होंने कहा कि वो जो है वो छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, लेकिन खाली बोलचाल में उनको हिंदी सिखाई जाएगी। बाद में उन्होंने फिर विरोध किया, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम वो जो है सर्कुलर वापस लेते हैं। इन्होंने नाक रगड़ के वो अपना सर्कुलर वापस लिया। लेकिन बैठे-बिठाए इन्होंने ये काम कर दिया और लोगों ने इस पर भी ध्यान दिलाया कि गुजरात के अंदर इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं है। वहाँ बीजेपी सरकार जो है वो पिछले 30 साल से हुकूमत चला रही है और महाराष्ट्र में ये लोग जो है वो मराठी के ऊपर हिंदी थोपना चाहते हैं और तमिलनाडु जैसी सिचुएशन यहाँ जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई। इमरजेंसी के बारे में पिछले हफ्ते बहुत कुछ डिस्कशन हुआ। ये लोग चाहते थे कि इमरजेंसी को थोड़ा-सा कैपिटलाइज़ करें और जो आपातकाल इन्होंने लगा रखा है 11 साल से, उसके पापों को और उसको थोड़ा-सा अपराध को छुपाएँ। लेकिन उल्टा हुआ और इस बार कांग्रेस ने जो है वो बजाय इसके कि अपनी सफाई पेश करती, उसने उल्टा इन पे हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई देखो 11-18 महीने की इमरजेंसी थी और वो संवैधानिक तरीके से लगाई गई थी इसलिए हट भी गई। लेकिन आपने तो 11 साल से इमरजेंसी लगाई हुई है और उसके हटने का कोई संभावना ही नहीं है। तो ये बात सुना अडवाणी जी ने भी कही थी। तो ये जो इनका दांव था कि कांग्रेस को घेरा जाए इमरजेंसी के आपातकाल के उस पे, ये उन पर पड़ गया और लोगों ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया। हमारे बंबई में भी श्वेता संजीव भट्ट आई थी, संजीव भट्ट की जो है वो पत्नी, और उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से उनको किस तरह से तंग किया गया, 30 साल पुराना केस निकाला गया। उनके घर का एक हिस्सा इसलिए तोड़ा गया कि पीछे वाले घर ने ये कहा कि इससे हमको हवा नहीं आती है, इसलिए बुलडोज़र चल गया और अभी उनको उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। हर जज जो है वो कोर्ट फैसला को केस को लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद ना कह देता है और फिर उनको दूसरे जज के आने का इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरह से 7 सालों से वो माँ-बेटी जो है वो संजीव भट्ट के लिए, यानी संजीव भट्ट की पत्नी और उनकी बेटी जो है इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये कि ना तो अदालत उनका साथ दे रही है, ना प्रशासन उनका साथ दे रहा है। तो जो इमरजेंसी यहाँ पे भारत में चल रही है, इसको श्वेता भट्ट की जो भाषण था उसने बहुत ही खोल के सब लोगों के सामने पेश किया। आखिर में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते यूपी में जो मुकुटमणि यादव का मामला है वो बहुत चला और मैं तो ऐसे देखता हूँ कि ये जो मामला है इसने एक तरह से हमारे समाज का एक्स-रे निकाल के हमारे सामने रख दिया। बता दिया कि हम ये सोचते हैं कि बहुत कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ये जो जात-पात का, ऊँच-नीच का मामला अंदर तक घुसा हुआ है और उसका जो है वो किस तरह से वो प्रकट हो जाता है और किस तरह से मुकुटमणि
यादव के साथ जो है वो दुर्व्यवहार होता है। और मैं देख रहा था कई वीडियो, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े धर्म गुरु उसको जस्टिफाई करते हैं, बोलते हैं कि हाँ कुछ बातें तो नहीं हुई, लेकिन भाई यार उनको पढ़ना नहीं चाहिए था, उनको आने से पहले अपना आधार कार्ड बताना चाहिए था। जैसे अभी प्रोग्राम में आने से पहले आदमी पहले आधार कार्ड बता, फिर बताया कि भाई मैं ये कुछ करने वाला हूँ। तो ये सब बातें जनता से जब पूछा गया तो जनता ने भी यही कहा कि असली गलती तो मुकुटमणि यादव की है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि लोग जो है वो उसको मारते पीटते हैं, उसकी चोटी काट देते हैं, उसके बाल मुड़वा देते हैं, 25,000 रुपया उसे जुर्माना ले लेते हैं, उसको पवित्र करने के लिए एक अजीब-ओ-गरीब हरकत करते हैं। और इसके बावजूद जो है वो इल्ज़ाम उसी के ऊपर डाल दिया जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ है, और एक महिला को आगे कर दिया जाता है 3 दिन बाद कि उसने उनके साथ बुरा सलूक किया, इसलिए ये सब हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सामाजिक चेतना की बात है। इस पर जो है वो सब लोग, हम लोग राजनीति की बात बहुत करते हैं, करना चाहिए, लेकिन जब तक कि समाज के अंदर सुधार नहीं होगा, ये राजनीति के ऊपर भी जो है कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस एक वाक़ये ने हम लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया है, उन लोगों का, सिविल सोसाइटी का, जो कि समाज को सुधारना चाहते हैं। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से आपने तमाम खबरों को रेखांकित किया, दुनिया की भी खबरों को और देश की खबरों को भी। हमारे साथ में असित कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, कानपुर से हैं, वे एटक के नेता हैं। मजदूरों की हड़ताल हो रही है 9 तारीख को और किसान भी उसका समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं, अभी सलीम भाई भी एक घटना का जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। तो आप क्या पिछले सप्ताह की घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं? पड़ोसी राज्य में बिहार में चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई और चुनाव आयोग भी अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। बताएं असित कुमार सिंह जी। धन्यवाद मंत्री जी, जो आपने अभी सवाल खड़े किए, और सलीम भाई को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। सलीम जी की ये बात तो सही है कि मुकुटमणि के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। अच्छा इस मायने में नहीं था कि आरएसएस का जो एक मुहिम है, एक अभियान है, भाजपा की जो मुहिम है, एक अभियान है, वो कायम होती नजर आ रही है। जहां पर इनके जो दोहरा चरित्र होता है, वो दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत कहते हैं कि हमको जात पात में नहीं पढ़ना चाहिए, हमको धर्म को विशेष को नहीं लेकर चलना चाहिए, हमको सबको लेकर चलना चाहिए। मोदी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और यहाँ योगी कहते हैं कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है। तो जब मुंह में राम बगल में छुरी होगी, तो ये जो चल रहा है जात पात वाले, मैं मानता हूं कि जात पात का ये असर अभी भी है और होगा, क्योंकि ऐसी जो एजेंसियां हैं, इस तरीके के जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, वो उत्साहित करती हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण बताएंगे, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट बताएंगे, शूद्र को शूद्र बताएंगे। तो इस तरीके की जब लाइन खींची जाएगी तो ये होना स्वाभाविक है। अब अगर हम ये बात करें, मेरे एक दोस्त हैं, वो पक्के हुए संघी हैं, और उन्होंने हमने सवाल किया उनसे कि ये क्या मुकुटमणि के साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ? कहने लगे नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। क्यों इसलिए गलत हुआ कि वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? हमने कहा बात तो सही है, वाल्मीकि ने लिखी, उनका आधार कार्ड क्यों नहीं मांगा जा रहा? दूसरी बात, सूरदास ने कृष्ण के जो वर्णन किया है, या मीरा ने जो वर्णन किया, या कबीर ने जो भी लिखा, वो क्या उनका आधार कार्ड मांगा गया किसी ने भी आज तक? आरएसएस वाले बता दे। तो जब संघी में मानता हूँ कट्टर समर्थक हैं, लेकिन उन जब इस तरह के सवाल खड़े किए तो मुझे भी लगा कि यह जात पात नहीं, और वो भी ब्राह्मण है, उन्होंने भी सवाल इस तरीके खड़ा किया कि ये सिर्फ जानबूझ करके ऐसे कटुता पैदा की जा रही है ताकि इनकी जो बांटो राज करो वाली जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है अंग्रेजों वाली, ये अख्तियार किए हुए हैं, और इसमें कोई पीछे हटेगा नहीं कि सत्ता किसी भी तरीके से, कैसे भी रास्ते से, कोई भी हथियार प्रयोग करने से, किसी भी प्रकार के भेदभाव पैदा करने से अगर आ सकती है और कायम रह सकती है, तो सत्ता को कायम रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि मुकुटमणि का आखिर सवाल यहाँ पे क्यों खड़ा हो जाता? मैं तो इससे पहले कहूंगा कि इंदौर में क्या हुआ था, जब एक आदमी के ऊपर एक मूत्र किया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, क्या ये सही था? इसमें भाजपा ने कभी कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, आरएसएस वाले को आज तक कुछ नहीं बोल रहे खुल करके कि मुकुटमणि के साथ क्या हुआ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए भी, और खास करके सत्ताधीशों के लिए भी। अगर यदि किसी और कम्युनिटी ने, किसी और समुदाय ने इस तरीके की हरकत की होती, तो शायद उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, वो जेल खाने में होता, लेकिन तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती। जब प्रेशर पड़ता है, दबाव बनता है, तब जाकर के उस महिला की गिरफ्तारी होती है जिसके द्वारा
ये सब कार्रवाई की गई। तो हम ये सवाल नहीं उठता कि आधार कार्ड आप इस प्रोग्राम में लाइए, ले जाइए, नहीं लाइए, या हम आपसे पूछे कि आपका आधार कार्ड क्या है, आपकी जात क्या है। मैं कहता हूं कि आधार कार्ड से क्या कोई चीज सिद्ध हो जाएगी? आधार कार्ड पे गवर्नमेंट भी नहीं कहती है कि आधार कार्ड ही सर्वों में जयते है, क्योंकि आधार कार्ड में नकली कार्ड भी आजकल आधार में बहुत चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो रोहिंग्या वाले यहाँ पर आधार कार्ड बना करके रह रहे, आपने उनको कैसे रोहिंग्या घोषित कर रहे हैं? तो ये भी आधार कार्ड तो उनके पास भी है, तब सवाल तो यहाँ भी खड़ा होता। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि ये सत्ता में रहने के लिए सरकार, सत्ताधीश, धर्माधिकारी, धर्माधीश, ये सब एक जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल सामंती सोच है इनकी, और सामंती सोच को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, ये बात मैं सहमत हूँ डॉक्टर सलीम से कि सामंती सोच जो जातिवाद वाली व्यवस्था है, ये जातिवादी व्यवस्था तो किसी सूरत में नहीं खत्म कर पा रहे हैं। जब हम संविधान को बनाए हुए 75 साल हो रहे हैं, तो संविधान को बनाए हुए जब 75 साल हो जाते, 70 साल हो जाते, तब आज तक हम इसके समानता का रूप क्यों नहीं ला पाए? इसलिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है, वो है केवल और केवल सामंती सोच का। और सामंती सोच जहां तक बनी रहेगी, ये इस तरीके की क्रियाएं होती रहेंगी, कर्म होते रहेंगे, इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी, ताकि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी किया जा सके। अब सवाल उठता कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, वहां तो बिल्कुल आग लगी हुई है, सबने वहां पर झंडा बुलंद कर रखा कि चुनाव आयोग जो है वो अपने तरीके से, नए तरीके से और नई चीजें लेकर के आ रहा है, जिससे कि वो उन लोगों को काटा जा सके, उन लोगों को वोट करने से वंचित किया जा सके जो सरकार के विरोध में। सरकार के विरोध में तो जनता में क्या, जो है नौजवान भी है, किसान भी है, छात्र भी है, रोजगार जो नहीं पा रहा वो भी है, जिसके रोजगार छीने जा रहे हैं वो भी है। तो सत्ता में तो कोई भी कुछ नहीं करने वाला, लेकिन वहां पर सत्ता में ये जरूर हो रहा है कि किस तरीके से विरोधियों को या विरोधी मतों को वोट देने से वंचित किया जा सके, ये सारी हरकतें चालू है। तो ये केंद्र से लेकर के और नीचे की संस्थाओं तक, ऊपर से नीचे तक पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, और इस भांग को केवल हटाने का काम जनता कर सकती है। जनता सड़कों पर उतरेगी।